नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग SAS बाय आनंद यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम लोग आधुनिक भारत में उत्तर मुगल काल की शुरुआत की थी। उत्तर मुगल काल में बहुत सारे राजाओं के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिस भी लोगों ने नहीं देखा है वो जाके जरूर देखे। वो छोटा शॉर्ट वीडियो है 8 से 10 मिनट का। उससे आपको सभी राजा के बारे में, उत्तर मुगल काल के जितने भी 11 राजा हुए सब के बारे में अलग से सेपरेट हम वीडियो बना दिए हैं। और चलिए हम लोग इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और जिस भी लोगों ने मुगल काल नहीं पढ़ा है उसका भी वीडियो मैंने बनाऊंगा। और अभी क्योंकि मॉडर्न इंडिया से सवाल अधिक पूछे जाते हैं इसलिए मॉडर्न इंडिया को मैंने स्टार्ट किया है। और जैसे कि हाल ही के दिनों में एग्जाम बहुत सारे हैं तो इससे सवाल बनेंगे आपका मॉडर्न इंडिया से। आधुनिक उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का स्थापित किया था। जो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, वास्तविक सत्ता स्थापित करने में उत्तर मुगल काल से ही शुरुआत होती है। तो हम लोग देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब कब हुई और किन राजाओं के समकक्ष लड़ा गया था, तो उसके बारे में हम लोग उत्तर मुगल काल में ही पढ़ते हैं। तो उत्तर मुगल काल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारा आधुनिक भारत है, जिसमें से एक ये है उत्तर मुगल काल 1707 से लेके 1707 से लेके आपका 1857 की क्रांति तक, 57 तक आपका ये उत्तर मुगल काल का युग रहता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। मुगल वंश की स्टार्ट होती है 1526 से लेके 1707 तक। 4 मार्च 1707 ईस्वी तक, जब औरंगजेब की मृत्यु इलाहाबाद में हो जाती है, अहमदनगर में हो जाती है, तब यहाँ से आपका उत्तर मुगल काल की स्टार्ट होती है। उत्तर मुगल वंश, पोस्ट मुगल इरा, 1707 से लेके 1857 तक। और इसके बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ते जाता है 1857 की क्रांति के बाद। तो वही हम लोग उत्तर मुगल काल, ये आपका 1707 थी। इस टर्म को सिर्फ याद रखिएगा, 1526 से लेके 1707 तक आपका मुगल वंश होता है और मुगल वंश के बाद उत्तर मुगल काल होता है। ये इसी का पाठ है, लेकिन जब से विघटन होने लगता है तो इसी को हम लोग उत्तर मुगल काल बोलते हैं। तो उत्तर मुगल काल में कुल 11 राजा हुए। 11 में से सबसे पहले आपका बहादुर शाह प्रथम हुए, उसके बाद जहांदर शाह हुए, जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर हुए, उसके बाद रफ़ी उद दरजात हुए और रफ़ी उद दौला, ये बहुत कम समय के लिए 2-4 मंथ के लिए बने। मोहम्मद शाह हुए, उसके बाद अहमद शाह हुए, उसके बाद आपका अहमद शाह के बाद आपका आलमगीर सेकेंड हुए, उसके बाद आपका शाह आलम द्वितीय हुए, अकबर सेकेंड हुए और बहादुर शाह जाफर, ये अंतिम मुगल बादशाह। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जाफर थे। तो ये हम लोग सारे, इससे पहले भी वीडियो में हम लोग एक एक राजा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्रम के अनुसार ये 7वां राजा अहमद शाह। अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक होती है। उसके बाद आलमगीर सेकेंड का कार्यकाल होता है 54 से लेके 59 तक। क्योंकि ये दोनों के समय में उतना डिटेल से नहीं जानना है, ब्रीफली हम लोग जानना है कि अहमद शाह के समय में एक अफगान थे अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था अहमद शाह के समय में। और अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार आक्रमण किए थे। कई बार वनडे एग्जाम में, वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने कुल भारत में कितने बार आक्रमण किए, 5 बार, 6 बार, 7 बार या 10 बार, तो 7 बार किए। और अहमद शाह अब्दाली को, जिसको युग का मोती या दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है, ये आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। उसके बाद ये तो अहमद शाह से ये 2 मुख्य बातें थे कि अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार आक्रमण किए और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी या युग का मोती कहा जाता है। उसके बाद आपका ये आता है आलमगीर सेकेंड। आलमगीर सेकेंड 1754 से लेके 1759 ईस्वी तक है। और इसके समय में एक मेजर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसको सिर्फ याद रखिएगा, 23 जून 1757। और प्लासी, बक्सर और पानीपत तीनों को हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सिर्फ 23 जून अभी फिलहाल इसको याद रख लीजिएगा, 23 जून 1757। आप इसको डिटेल से
पढ़िएगा 1757। ये आपका प्लासी किस राज्य में अभी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका शाह आलम सेकेंड, जो कि यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है और अंग्रेज़ों के लिए भी और हम लोग के लिए भी एग्जाम में यहीं से सवाल बनते हैं बहुत सारा। और उत्तर मुगल काल से सवाल बनना होता है तो फारुखसियर से बनते हैं या तो शाह आलम द्वितीय से बनते हैं और मोहम्मद शाह से बनते हैं। मोहम्मद शाह के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक है, ये आपका शाह आलम द्वितीय, ये इसका मूल्य नाम अली गौहर था और ये एक्चुअली में इसी के पुत्र हैं आलमगीर सेकंड की। जब आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी जाती है तो शाह आलम द्वितीय अली गौहर जिसका नाम है, वो उस समय बिहार में थे और बिहार में थे तो उन्होंने बिहार में ही अपना राज्याभिषेक कर लिया कि हम मुगल बादशाह बन गए। लेकिन दिल्ली में जो वाजिर थे इमादुल मुल्क, ये दिल्ली का वाजिर थे इमादुल मुल्क ने कामबख्श, जो कि आपका औरंगजेब का बेटा था, औरंगजेब का 3 बेटा था, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आजम, ये तीनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया और मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। वो वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इमामुल ने कामबख्श के पौत्र मतलब पोते को मुही अल मिल्लत को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया शाहजहां थर्ड के नाम से। ये एक्चुअली ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है एक भी बार, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानने के लिए कि इस समय 2 राजा बन गए मुगल के। एक बिहार में बन गए शाह आलम द्वितीय अली गौहर के नाम से, अली गौहर बन गए शाह आलम द्वितीय के नाम से और दिल्ली में बन गए मुही उल मिल्लत शाहजहां थर्ड के नाम से। लेकिन बाद में यही राजा मुगल बादशाह रहते हैं अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से। और शाह आलम द्वितीय, अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी कि शाह आलम द्वितीय ये अंग्रेज, मराठा और अमीरों का कठपुतली एक तरह से थे, क्योंकि इसको सबने नचाया, सबने पेंशनर बनाया, सबकी बातों में रहे और जैसे हुआ इसकी मृत्यु हो गई उसी तरह। तो इसको अंग्रेज, मराठा और कठपुतली, अमीरों का कठपुतली कहते थे। लेकिन शाह आलम द्वितीय के समय में ये 3 घटनाएं घटित हुई। पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत के बारे में हम बता देते हैं कि पानीपत इतिहास में एक ऐसा जगह है जहां आपको अगर पानीपत में जितने भी लड़ाइयाँ होती है वो दिल्ली के करीब है और दिल्ली पे जो राज करेगा वो पूरे भारत पे राज करेगा, ऐसा मान्यता, ऐसा मतलब पहले था। इसलिए पानीपत की लड़ाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। पानीपत जैसे आप वनडे एग्जाम दीजिएगा तो उसमें सिर्फ पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई, कब हुई, लेकिन पानीपत से आपको कभी पूछ लेगा कि इंटरव्यू में कि सारी लड़ाई पानीपत में क्यों हुई, तो सारी लड़ाई पानीपत में होने के यही कारण है कि दिल्ली करीब में है। और पानीपत में जब जब लड़ाई हुई तो एक साम्राज्य का अंत हुआ और दूसरे साम्राज्य का उदय हुआ। अगर पानीपत की प्रथम लड़ाई को देखें तो आपका बाद दिल्ली सल्तनत का युग खत्म होता है और मुगल युग का आरंभ होता है। और आपका थर्ड देखिएगा तो मराठों का अंत होता है और अब्दाली आते हैं। तो इस तरह करके पानीपत इम्पोर्टेंट है। तो पानीपत में हम पानीपत के प्रथम, सेकेंड, थर्ड अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ फिलहाल आप जान लीजिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुई और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली, वही जो अहमद शाह के समय में आए थे, 7 बार आक्रमण किए थे, उसी ने, जिसको युग का मोती कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली ने ही, वो एक तरह से अफगान थे। अफगान और मराठा के बीच युद्ध भी शक्ति के लिए। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को इसमें मराठा पेशवा की हार होती है और मराठा पेशवा अंततः सोच से मर जाते हैं और मराठा की शक्ति यहीं खत्म होने लगती है। उसके बाद बक्सर के युद्ध, बक्सर का युद्ध आपका 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर बिहार में पड़ता है और बक्सर भी अपने आप में एक तरह का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है और कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये डेट पूछ लिए जाते हैं। तो 23 अक्टूबर 1764 और 23 जून 1757, 23 जून और 23 अक्टूबर, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो बक्सर के युद्ध में हुआ क्या कि बंगाल में नवाब था, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर थे तो उस समय इन्होंने यहाँ पे मीर कासिम, मीर जाफ़र, पहले मीर जाफ़र को बनाए, फिर मीर कासिम को बनाए वहाँ का बादशाह, फिर हटा के मीर जाफ़र को बनाए।
तो हुआ क्या कि वहाँ के अब्दस्त नवाब, बक्सर की लड़ाई लड़ा गया था अंग्रेज वर्सेस 3 सेना, एक मुगलों की सेना, एक अवध की सेना और एक मीर कासिम की सेना। ये तीनों मिल के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी बक्सर में, लेकिन बक्सर का युद्ध ये तीनों मिल के नहीं जीत पाया और अंत में हार गया और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। तो ये आप याद रखिएगा कि बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। ये अंग्रेज का नेतृत्व कर रखा था हेक्टर मुनरो ने, और उधर से अवध के नवाब, बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम, उसके बाद मुगल सेना, शाह आलम द्वितीय की जो सेना थी, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और उस समय गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको याद रखना है, वनडे एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। और बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन थे? तो मीर जाफर थे। मीर कासिम नहीं मार दीजिएगा, मीर कासिम तो यहाँ पे खुद लड़ रहे थे अंग्रेजों से, इसलिए वहाँ पे अंग्रेजों ने उसको हटा के मीर जाफर को बनाया था। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि हम लोग स्पीड से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग मार देते हैं मीर कासिम, पता चलता है मीर कासिम तो है नहीं, मीर जाफर होगा। तो इसको ध्यान से हम लोग को करना है एग्जाम में, ताकि छोटी छोटी गलती ना हो। तो इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा। उसके बाद बक्सर की लड़ाई, ये आपका अंग्रेज वर्सेस ये 3 सेनाओं के बीच होती है। उसके बाद जैसे ही बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती है, तो इलाहाबाद की संधि करती है। इलाहाबाद की संधि होती है आपका 65 को होगा, ये आपका 65 को होगा, 65 को हो गया। इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। उसके बाद आपका ये दोनों संधि इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दोनों संधि अवध के क्षेत्र में ये करता है, अवध के क्षेत्र में, और ये मुगलों के साथ, मुगल के साथ शाह आलम द्वितीय और अवध के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। तो ये आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की सेकंड संधि। और ईस्ट इंडिया कंपनी को संधि करने के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल जाता है। आपको दीवानी एक तरह से होता है पैसा वसूल, टैक्स वसूल करने की शक्ति। ये लिखित प्रमाण अंग्रेजों को मिल जाती है, और यहीं पे, और इससे पहले भी फर्रुखसियर ने दिया था। और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। उसके बाद ये दोनों संधि करने के बाद 1765 से इलाहाबाद की जब संधि होती है 1765 ईस्वी में, फर्स्ट संधि शाह आलम द्वितीय के साथ, तो शाह आलम द्वितीय को 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में रखे जाते हैं। बोलते कि आप मेरे संरक्षण में रहिए, आपको हम पैसा देंगे, आप सिर्फ राजा नाम का बने रहें और हमको काम करने दीजिए। तो ये शाह आलम द्वितीय डर से अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार कर लेते हैं और पेंशनर बन जाते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि मराठा लोगों ने इसको फिर 1772 तक आते आते तो मराठा के संरक्षण में हो जाते हैं। मराठा लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको हम फिर से एक बार क्या करते हैं, राजा बनाते हैं दिल्ली का। और तो जो व्यक्ति खुद मुगल बादशाह रह चुके हैं वो संरक्षण में रहेंगे तो उसे अपने आप में गिल्टी फील होगी, तो वो बोलते ठीक है चलो। उसके बाद 1772 से लेके आपका 1803 ईस्वी तक मराठों के संरक्षण में रहा, और मराठों ने उसे फिर से राजा बना दिया था, मुगल बादशाह बना दिया था आपका दिल्ली का। हुआ क्या कि 1803 में अंग्रेज सेनापति जनरल लेक, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि 1803 आते आते 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहे, इलाहाबाद की प्रथम संधि की। उसके बाद 1765 से लेकर 1803 ईस्वी तक मराठों के फिर 1772 से वो मुगल बादशाह बन गए दिल्ली के बीच। लेकिन 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को हराया। दौलत राव सिंधिया ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र है, तो उधर से इसको दौलत राव सिंधिया को हरा के दिल्ली पर अधिकार कर लिया जनरल लेक ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1803 में किस अंग्रेज शासक ने दौलत राव सिंधिया को हरा के दिल्ली पर अधिकार किया था? तो जनरल लेक ने। तो जनरल लेक ने हराया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और शाह आलम द्वितीय को फिर से इसको संरक्षण बनाया, और इसका अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया शाह आलम द्वितीय ने, और इसको पेंशनर फिर से बना दिया गया। अंत में होता क्या है कि 1806 ईस्वी आते आते शाह आलम द्वितीय को अंधा करके एक गुलाम कादिर खान ने इसको मार दिया जाता है, इसके द्वारा अंधा करा के मार देता है।
तो यहीं पे शाह आलम द्वितीय की कहानी खत्म होती है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है पानीपत की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो दिया गया, और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 1765 से लेकर 72 तक अंग्रेजों का संरक्षण में, और 1772 के बाद मराठों के संरक्षण में, उसके बाद 1803 में फिर ये अंग्रेजों के संरक्षण में, और अंत में 1806 में इसकी मृत्यु हो जाती। तो बक्सर की लड़ाई में आप लोग को याद रखना है कि बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 को होती है। उसके बाद आपका 23 अक्टूबर 1764 को होती है। उसके बाद आप जो भी जैसे कि 3 अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो, और उधर से अवध के नवाब, उसके बाद शाह आलम द्वितीय की सेना, मुगलों की सेना जिसको बोलते हैं, उसके बाद बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम की सेना के बीच लड़ाई हुई बक्सर बिहार में, और ये तीनों हार जाते हैं और यहीं से वास्तविक सत्ता स्थापित होती है अंग्रेजों की। और उसके बाद इस समय बंगाल के शासक कौन थे, तो बंगाल के शासक मीर जाफर मारिए गए एग्जाम में, मीर कासिम नहीं। और अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक लगते हैं इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में सही टिक लगा के आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, अपना प्रतिक्रिया बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।